स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ हम जो है आयुर्वेद से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराते हैं और जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसी के अंतर्गत जो आयुर्वेद डिस्पेंसर हैं, चाहे वो वैद्य हैं, चाहे वो पंजाब के हो गए, हरियाणा से हो गए, उनकी जो तैयारी है हमारे द्वारा कराई जा रही है। हमारे ऐप पर एक व्यवस्थित क्लास जो है उनको दी जा रही है। जो हमसे जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि क्लासेस किस हिसाब से चल रही हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें लग रहा था कि कोर्स हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें हम बता दें कि अभी हमने कोर्स स्टार्ट किए हुए अभी 1 महीना भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और हमने जो है आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा का विषय कंप्लीट कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमने द्रव्य गुण विज्ञान में भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए। प्लांट के भी टॉपिक्स जो हैं, प्लांट जो 127 पौधे हैं उसमें से भी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं हमने कवर कर लिए हैं। अन्य जो प्लांट्स है उसका एक विस्तृत नोट भी हम देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमने रस शास्त्र के भी बहुत सारे जो डिटेल टॉपिक हैं उसको कवर किया है, और कोशिश की जा रही है कि आपके एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। तो अभी तक अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी। आप वहाँ से ऐप को परचेज कीजिए, अपने क्लास को परचेज कीजिए और अपना क्लास ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई हमारे द्वारा अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी लेट नहीं हुआ है। फैसला कोर्ट में है, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तो आप ये ना सोचें कि नहीं हमारी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हुई, तैयारी बेहतरीन नहीं हुई। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी हमारे द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। इस वीडियो में बात करेंगे आपके आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा के 20 बेहतरीन बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं। दूसरे चैनल की तरह नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला करके बस बोर्ड पे PDF दिखा करके आपको ऑप्शन बस बताया जाए, ऐसा नहीं। हम आपको समझाएंगे भी और उत्तर आपको बताएंगे। और बार बार हम क्यों कहते हैं कि हमारे जो 20 प्रश्न ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि हमारे जो प्रश्न होते हैं एक व्यवस्थित तरीके से उनका विषय का आकलन करके तैयार किया जाता है और आपको एक सटीकता के आधार पर सारी चीज़ों को समझाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो प्रश्न है वो आपका, सारे जो प्रश्न है वो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा का जो विषय है उसी से इसमें बताए जाएंगे, और 20 प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, आचार्य चक्रपाणी ने औषध सेवन काल बताए हैं। तो आचार्य चक्रपाणी द्वारा औषध सेवन काल कितने पार्ट में बताया गया? तो सबसे पहले हम बता दें कि औषध सेवन काल का मतलब वह होता है कि वह काल या समय जिसमें औषध द्रव्यों को या औषधियों को ग्रहण किया जाता हो। औषधि को ग्रहण किया जाता है उसे हम कहते हैं औषध सेवन काल। अन्य आचार्यों ने अलग अलग तरीके से, विभिन्न प्रकार के विविध जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग तरह से औषध सेवन काल को बताया है। तो अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आचार्य चक्रपाणी ने औषध सेवन काल के कितने विभाग किए, कितने भागों में औषध सेवन काल को बताया है, या औषध सेवन काल कितने बताए हैं। तो औषध सेवन काल चक्रपाणी ने कितने बताए हैं? तो सही जवाब होगा 10। इसको अगर जिन्हें नहीं पता है वो लिख करके याद कर लें कि औषध सेवन काल जो है चक्रपाणी द्वारा 10 औषध सेवन काल बताया गया है। उसी तरह अगर हम आचार्य बागभट्ट की बात करें तो बागभट्ट ने औषध सेवन काल में एक अतिरिक्त सेवन काल ऐड कर लिया है, जोड़ दिया है चक्रपाणी से अलग, जिसको नीसी बोला गया। नीसी मतलब रात्रि को अगर दवा ली जा रही है तो उसे नीसी। तो बागभट्ट के अनुसार 11 मतलब कि एकादश काल जो है औषध सेवन के बताए गए हैं। 11 औषध सेवन के काल बताए गए। इसी के अनुसार अगर देखा जाए तो सारंगधर ने 5 औषध सेवन काल बताए हैं। सारंगधर ने कितने औषध सेवन काल बताए हैं? 5। तो आचार्य सारंगधर के अनुसार 5 औषध सेवन काल बताए गए। इसके अतिरिक्त भी हैं, लेकिन आपको इस हिसाब से याद कर लेना है, क्या पता कौन सा प्रश्न परीक्षा में टपक जाए। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं।
तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो ये भी प्रश्न जो है औषध सेवन काल से ही है। क्या है? औषध सेवन काल में मुहुर्मुहु धोतक है, मतलब मुहुर्मुहु किस चीज को समझा रहा है, ये चीज आपको बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन कि कम भोजन पश्चात औषध ग्रहण, बिना भोजन औषध ग्रहण, बार बार औषध ग्रहण, या थोड़ा भोजन और थोड़ी औषधि। तो आपको बता दें औषध सेवन काल में जो मुख्यतः 10 औषध सेवन काल बताए गए हैं सभी का संबंध भोजन से है। जैसे अगर हम बोलें भक्त, तो भक्त किसको बोला जा रहा है? भोजन को। आयुर्वेद में औषध सेवन काल के अंतर्गत जब भक्त की बात हो तो भक्त मतलब आप समझिएगा भोजन। अगर आता है अभक्त मतलब बिना भोजन, अभक्त बिना भोजन, वही चीज अगर आ जाता है सभक्त मतलब भोजन के साथ, सभक्त मतलब भोजन के साथ। अगर आ जाता है सग्रास, तो ग्रास किसको बोला जा रहा है? भोजन के निवाले को। तो सग्रास मतलब निवाले के साथ, निवाले या कौर के साथ, भोजन का जो निवाला है, जो कौर उठा रहे हैं खाने के लिए, उसको हम सग्रास बोल रहे हैं। ग्रासांतर अगर बोला जाता है, ग्रासांतर तो हर निवाले के अंतर में, निवालों के अंतर में। उसी तरह से मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु कहने का मतलब है, मुहुर्मुहु जब भी शब्द आए तो आप समझिएगा कि बार बार औषध अगर ग्रहण की जा रही है, भोजन लिया जा रहा है फिर औषध ली जा रही है, भोजन लिया जा रहा है फिर औषध लिया जा रहा है, तो उस औषध सेवन काल को हम कहते हैं मुहुर्मुहु। तो आपके हिसाब से जवाब कौन सा होना चाहिए? आप क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अगर सही जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से पत्र लेखन का भाग नहीं है। तो आप अपना जब आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम देखिएगा, एग्जाम का जो भर्ती का जो पाठ्यक्रम है उसमें देखिएगा पत्र पत्रिकाएं भी दी हुई हैं, तो वहीं पत्र से हमने आपको प्रश्न बना करके दिया हुआ है। इनमें से पत्र लेखन का भाग नहीं है। पत्र लेखन में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं? इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, डिस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब औषध योगों के नाम। आयुर्वेद में इंस्क्रिप्शन सबसे ज़रूरी है, सब्सक्रिप्शन भी ज़रूरी है, सिग्नेचर भी ज़रूरी है। बाकी आप देख लीजिए। तो आपको अगर जो ऑप्शन सही लगता है, आपने कहीं पढ़ाई की है या कहीं पढ़ रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको बस हम ये बता दें कि जो भी पत्र लेखन का भाग है वह 3 भागों में बांटा गया है। पत्र लेखन में जो महत्वपूर्ण भाग है वह 3 हैं, 3 ही भाग हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं। जैसे चौथा प्रश्न अगर देखें तो प्रश्न है स्वास्थ्य की अवधारणा नहीं है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा कौन सा नहीं है? तो आपको अगर देखें तो आपके पाठ्यक्रम में है भी स्वास्थ्य की अवधारणा। तो स्वास्थ्य की अवधारणा हम बस इतना बताएंगे कि स्वास्थ्य की अवधारणा में 4 जो मुख्य बातें हैं वह कही गई हैं। 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। 4 मुख्य बातें बताई गई हैं स्वास्थ्य की अवधारणा के अंतर्गत। अब कौन सी 4 बातें जो हैं इसमें मुख्यतः हैं? अगर आपको 4 बातें याद हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं याद हैं तो आपको क्लास के अंतर्गत जब हमने स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ाया था तो उसमें बताया गया आपको कि स्वास्थ्य की अवधारणा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं स्वास्थ्य की अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। तो जैव चिकित्सकीय अवधारणा स्वास्थ्य अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। मनोसामाजिक अवधारणा स्वास्थ्य अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। समग्र स्वास्थ्य अवधारणा ये भी आती है। पूछ रहा है प्रश्न स्वास्थ्य की अवधारणा नहीं है, तो स्वास्थ्य की अवधारणा स्वास्थ्य शिक्षा जो है स्वास्थ्य की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि आपको बताया गया। तो ऑप्शन जो है सारे गलत हो जाएंगे। कौन सी अवधारणा नहीं है? स्वास्थ्य की अवधारणा में कौन सी अवधारणा नहीं है? तो स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगर हम 5वां प्रश्न देखें
तो 5वें प्रश्न में कह रहा है आहार विधि विशेषायतन। आहार विधि विशेषायतन यह जो है अंकित है चरक के विमान स्थान में, चरक संहिता के विमान स्थान में 1/21 नंबर के अध्याय पर, 1/21 अध्याय पर यह अंकित है। आहार विधि विशेषायतन के अंतर्गत इनमें से किसका वर्णन नहीं है? तो आहार विधि विशेषायतन के अंतर्गत बहुत सारी जो मुख्यतः बातें हैं उनका वर्णन किया गया है। तो पूछा जा रहा है उनमें से कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो आपको हम बता दें आहार विधि विशेषायतन में 8 जो चीज़ें हैं वर्णित हैं, 8 जो चीज़ें हैं उनका वर्णन किया गया है। अब उन्हीं 8 में से कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, एक जो है गलत है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या प्रकृति गलत होगा, कि करण गलत होगा, कि दोष गलत होगा, या संयोग गलत होगा? तो आपका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हम बता दें कि प्रकृति, करण और संयोग, प्रकृति, करण और संयोग आहार विधि आयतन में, विधि विशेष आयतन में सम्मिलित है, जबकि दोष सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए इनमें से किसका वर्णन नहीं है? तो दोष वाला सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य वृत्त विषय के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य वृत्त विषय के अंतर्गत इनमें से कौन सा जो है स्वास्थ्य वृत्त के विषय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। अस्वस्थता से मुक्ति का ज्ञान, क्या यह आता है? या व्याधि की चिकित्सा आती है? या स्वस्थ रहने के लिए किया गया व्यवहार आता है? या पथ्यापथ्य सेवन आता है? तो आप अगर देखें तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन एकदम सटीक होगा, जो पूरी तरह से स्वास्थ्यवृत्त विषय को अच्छी तरीके से समझाता होगा, परिभाषित करता होगा, वही ऑप्शन जो है सही होगा। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, तो आप अपने दिमाग के अनुसार आप बताइए। हम बार बार कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए, इससे हम बस ये देखना चाहते हैं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो जब आप ऑप्शन का आंसर, जब प्रश्न का ऑप्शन आप लिखते हो तो बस ऑप्शन नहीं लिख करके आप क्वेश्चन नंबर और तब जा करके आप ऑप्शन ऐसे टाइप कीजिए, तब समझ में आएगा। या आप क्वेश्चन के साथ जो है आंसर लिख करके, क्वेश्चन नंबर लिख करके और उसके साथ आंसर लिख करके कमेंट कीजिए, तब पता चलेगा कि किसने कौन सा सही जवाब दिया है। तो हम इसका जवाब आप सभी से चाहेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है तपेदिक का संचार माध्यम है। तो तपेदिक ज़्यादातर किससे फैलता है? भोजन से फैलता है, वायु से फैलता है, जल से फैलता है, या अस्पताल में फैलता है? तो तपेदिक जो है अधिकांशतः जो है वायु से फैलता है। अभी बगल में थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जिससे शोर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से क्लास उतनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर डिस्टर्ब होती है तो उसके लिए अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसको बंद नहीं हम करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस को कह सकते हैं, हेपेटाइटिस को और क्या कह सकते हैं? हेपेटाइटिस जो है और किस रोग की तरह है, या कौन सा रोग जो है हेपेटाइटिस जैसा है, या हेपेटाइटिस को अन्य नाम हम क्या दे सकते हैं? क्या हम उसे फ्लू कह सकते हैं? क्या यकृत शोथ कह सकते हैं? क्या पीलिया कह सकते हैं? या क्षय रोग कह सकते हैं? तो इसमें आप सभी के कमेंट चाहिए कि आप बताइए कि हेपेटाइटिस को इनमें से और कौन सा रोग कह सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो हम जवाब आपको बताएंगे। तो इनमें से आपको बताना है, ताकि आपका खुद का जो है एक काम हो और आप खुद थोड़ा सा मेहनत करें, आंसर ढूंढने का प्रयास करें। तो इनमें से आप बताइए 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओपीवी की पहली खुराक नवजात शिशु को कब दी जानी चाहिए? ओपीवी का पहला खुराक, ये टीकाकरण से प्रश्न है। ओपीवी की पहली खुराक नवजात शिशु को कब दी जानी चाहिए? तो जन्म के 15 दिन बाद, जन्म के 15 दिनों के भीतर, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 1 माह पश्चात। तो ऑप्शन होगा जन्म के 15 दिनों के भीतर। तो टीकाकरण अगर नहीं पढ़े होंगे तो टीकाकरण पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से टीकाकरण से कम 3-4 प्रश्न तो आने ही हैं। तो जन्म के 15 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न,
विटामिन ए का टीका शिशु को कब कब लगना चाहिए? तो विटामिन ए का टीका जो है शिशु को कब लगता है ये आपको बताना है। एक चीज़ और बता दें कि जो विटामिन ए का टीका है उसकी मात्रा भी निर्धारित होती है जो माँ है उनके अंतर्गत। तो अगर देखें तो 9 माह तक नहीं होगा, 12 माह तक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक, मतलब प्रत्येक माह आपको 9 माह जब पूरा हो गया उसके बाद से 12 माह तक आपको विटामिन ए का टीका लगवाना है शिशु को। तो ये वाला ऑप्शन तीसरा सही होगा, चौथा गलत है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखें। 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक, अभी जो हमने बताया वही अगला प्रश्न है। 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक विटामिन ए की कितनी मात्रा शिशु को टीके के रूप में दी जाती है? तो आपको मात्रा बताना है कि कितनी मात्रा शिशु को दी जाती है। तो मात्रा अगर देखें, क्या 1.5 ml दिया जाता है? नहीं। 2 ml? नहीं। 2.5 ml भी नहीं दिया जाता है। उत्तर होगा आपका 1 ml। ये लिख करके आपको याद करना है, 1 ml दिया जाता है। अब आगे की बात अगर करेंगे, जब शिशु में विटामिन ए लगाना है, शिशु की आयु बढ़ जाती है तो उसके बाद से इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, लगभग 2 ml तक पहुंच जाती है, लेकिन 2 ml से ज़्यादा नहीं लगता है। आगे अगला प्रश्न है, डेल्टॉइड मांसपेशी है, इसमें से आपको ये बताना है कि डेल्टॉइड मांसपेशी क्या है? मानव कंधे को गोलाकार बनाने वाली मांसपेशी है, या डेल्टा की संरचना मानव कंधों को देने वाली मांसपेशी है, या कंधे को बल देने वाली मांसपेशी है, या पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो मानव कंधे को गोलाकार बनाने वाली मांसपेशी भी डेल्टॉइड ही है, और डेल्टा की संरचना देने वाली भी जो मांसपेशी है वो डेल्टॉइड ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका। और जो ग्रीक शब्द है जिसे इसको डेल्टा पढ़ा जाता है ग्रीक में, इसलिए इसी से मिलता जुलता होने के कारण इसे डेल्टॉइड नाम भी इस मांसपेशी को दिया गया, ये भी आपको जानना है। तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बस आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फीमर अस्थि की लंबाई है। अब आपको बताना है कि इनमें से फीमर अस्थि कितनी लंबी होती है, फीमर की लंबाई कितनी होती है? क्या फीमर की लंबाई 13 इंच होती है, या 12 इंच होती है, या 18 इंच होती है, या 15 इंच होती है? तो आपके हिसाब से फीमर की लंबाई क्या होती है? तो फीमर की लंबाई 13 इंच नहीं होती है, 12 इंच नहीं होती है, 18 इंच होती है, न ही 15 इंच होती है। इसलिए आपको जो फीमर की लंबाई है 15 इंच वही बताना है। तो इसलिए 15 इंच कह रहा है, 18 इंच। तो वयस्कों में फीमर की लंबाई जो है कितनी इंच होती है? 18 इंच होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। टिबिया अस्थि कहाँ की अस्थि है? आपको बताना है कि टिबिया जो अस्थि है वह कहाँ की अस्थि है। क्या घुटनों की अस्थि है, क्या टांगों की अस्थि है, या निचले पैर की अस्थि है, ऊपरी पैर की अस्थि है? तो आपको बता दें कि जो टिबिया है वह घुटनों की अस्थि नहीं है, टांगों की भी अस्थि नहीं है, लेकिन निचले पैर की जो 2 हड्डियां होती हैं उन्हीं हड्डियों में से जो टिबिया है वो है, ऊपरी अस्थि भी नहीं है, निचले पैर की अस्थि है। तो आपको इसी तरह से लिख करके याद करना है। अगला प्रश्न, ग्रीवा शिरा का अन्य नाम है। आपको बताना है जो ग्रीवा शिरा है उसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं? क्या उसको पेट्रोसाल नस कहते हैं, या जुगुलर नस कहते हैं, या सिग्माइड नस कहते हैं, या कोई नहीं? तो आप बताइए कि इनमें से ग्रीवा शिरा को क्या कहते हैं। कमेंट भी आप देते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसके आंसर सही है, कौन क्या बता रहा है। तो प्रश्न के साथ ही आपको आंसर देना है। तो पेट्रोसाल नस नहीं है, जुगुलर नस जो है, ग्रीवा शिरा को जुगुलर नस भी कहा जाता है। तो बस जुगुलर नस सही होगा, बाकी सब गलत होगा, याद रखना है इसी तरीके से। अगला प्रश्न, इनमें से महाधमनी किसे कहते हैं? इतनी धमनियों का नाम लिखा हुआ है, इनमें से महाधमनी कौन है? क्या कोरोनरी धमनी को महाधमनी कहा जाता है,
या रेडियल धमनी को कहा जाता है, या इन्फीरियर वेना कावा को कहा जाता है, या सुपीरियर वेना कावा को कहा जाता है? आप बताएंगे कि इनमें से महाधमनी कौन है। कमेंट आप देंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोरोनरी धमनी नहीं होगा, रेडियल धमनी नहीं होगा, इन्फीरियर जो वेना कावा है उसी को महाधमनी कहा जाता है। ऐसे ही आपको लिख करके याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या है प्रश्न? स्त्री हृदय का भार औसतन कितना हो? औसतन पूछा जा रहा है कि स्त्री हृदय का जो भार है वो औसतन कितना होता है। तो क्या 265 ग्राम होता है? जी नहीं। क्या 240 ग्राम होता है? नहीं। 235 ग्राम? नहीं। 250 ग्राम जो है स्त्री शरीर का, स्त्री हृदय का जो भार है होता है। इसी तरह लिख के याद रखना है। अगला प्रश्न, अब बात हो रही है पुरुष हृदय के औसत भार की, कि पुरुष के हृदय का औसतन भार कितना है। तो पुरुष के हृदय का औसतन भार है 300 ग्राम, ये याद रखना है। पुरुष के हृदय का औसत जो भार है 300 ग्राम है। अगला प्रश्न, इनमें से हाथों की सबसे बड़ी मसल है। आपको बताना है कि जो हाथों की सबसे बड़ी मसल है उसे क्या कहते हैं। बताइए, क्या बाइसेप है, या ट्राइसेप्स है, या डेल्टॉइड है, या कोई नहीं? तो जवाब होगा ट्राइसेप्स। सबसे बड़ी मसल हाथों की क्या है? ट्राइसेप्स को कहते हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम से है। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली मातृत्व सहायता धनराशि है। तो इनमें से ऑप्शन आपको बताना है कि मातृत्व सहायता धनराशि जो है हरियाणा सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी दी जाती है। तो 40,000, 35,000, 30,000, 45,000। तो हम आपको बता दें कि 30,000 धनराशि जो है मातृत्व सहायता हेतु, और 6,000 रुपये की जो धनराशि है, 6,000 रुपये की जो धनराशि है, यह पौष्टिक आहार हेतु दिया जाता है। पौष्टिक आहारों हेतु दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुए आपके 20 प्रश्न आयुर्वेद परिचय और शिक्षा, जो स्वास्थ्य शिक्षा है उससे। तो आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य शिक्षा से आपको 20 प्रश्न मेरे द्वारा कराए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी भी हमारे चैनल से जो स्टूडेंट अभी तक जुड़े नहीं हैं या जो अपनी क्लासेस अलग जगह पे कर रहे हैं, तो आपको वहाँ तक वीडियो पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अभी तक हमसे सोशल मीडिया से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। सारे जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके लिंक पड़े हुए हैं, आप वहाँ से हमसे ज्वाइन हो जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्लासेस अगर परचेज करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप ऐप के थ्रू अपनी क्लासेस परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम फीस में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल क्लास दी जा रही है। और जो पढ़ रहे हैं उनको भी हम बता दें कि आपको बहुत ही बेहतरीन MCQ क्वेश्चन की एक सीरीज़ दी जाएगी, जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होंगे इसी तरह के, जो आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य जगह तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो हमेशा की तरह कमेंट करना ना भूलिए।